Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I am going to teach you about AC generators. देखिए, AC generators नाम से ही पता चल रहा है, AC means alternating current. अभी तक मैंने आपको जितने भी सर्किट्स के बारे में पढ़ाया है उसमें हमेशा कौन सा करंट फ्लो होता था? DC करंट, दैट वाज डायरेक्ट करंट. बट ये एसी जनरेटर कौन से करंट को जनरेट करता है? एसी करंट. सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एसी करंट होता क्या है. इन डिटेल में हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट्स. आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट एसी करंट्स. देखिए, हम दो टाइप के सर्किट्स कंसिडर करेंगे. सपोज दिस इज अ कंडक्टर एंड इसके साथ हमने कनेक्ट किया है एक सेल एंड अ स्विच. दिस इज अ सेल और अ बैटरी. इसमें से कुछ करंट निकलेगा. जब मैं इस स्विच को क्लोज करूंगी तो इसमें से कुछ करंट फ्लो होगा एंड करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. मतलब करंट की डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. एंड कंडक्टर में हमें पता है, कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट. तो अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे. ये तो बात थी डायरेक्ट करंट की. जब भी मैं स्विच को ऑन करूंगी तो हमेशा इस सर्किट में एक करंट फ्लो होगा एंड दैट करंट इज नोन एज डीसी करंट. डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट. अगर मैं स्विच को ऑफ कर देती हूँ तो इस सर्किट में से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा एंड अगेन जब मैं ऑन करूंगी तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा यही रहेगी. मैं कहना चाहती हूँ डीसी करंट क्या होते हैं? जिनकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है. डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज सेम. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट एसी करंट्स. एसी करंट्स क्या होते हैं? लेट अस सपोज हमारे पास कोई सर्किट है लाइक दिस. ये जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज नोन एज एसी सोर्स. ये जो बैटरी थी या सेल था इसको हम बोलते हैं डीसी सोर्स एंड दिस इज नोन एज एसी सोर्स. एसी सोर्स का क्या मतलब है? सपोज किसी टाइम पीरियड 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स के बाद इसकी पोलैरिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है. पोलैरिटी से क्या मतलब है? सपोज कि अगर ये साइड पॉजिटिव थी एंड ये साइड नेगेटिव थी तो 10 सेकेंड्स के बाद क्या होगा? इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. अब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. पहले केस में जब हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव था तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? टुवर्ड्स दिस साइड, लाइक दिस. बिकॉज करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. एंड आफ्टर 10 सेकेंड्स, ये मैंने अप्रोक्सीमेट टाइम लिया है कि अगर टाइम पीरियड मेरे पास 10 सेकेंड्स है तो 10 सेकेंड्स के बाद इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी. अब नेगेटिव इधर आ जाएगा एंड पॉजिटिव इधर आ जाएगा. तो उस केस में हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी. अब करंट फ्लो करेगा इन दिस डायरेक्शन. तो आप देख सकते हैं इन टाइप के करंट्स को जिसमें करंट की डायरेक्शन विद टाइम और यू कैन से विद फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, उन टाइप के करंट्स को हम बोलते हैं एसी करंट्स. एंड जो सोर्सेज ऐसे करंट्स को प्रोड्यूस करते हैं हम उनको बोलते हैं एसी सोर्सेस. सो एसी करंट्स एसी करंट्स क्या होते हैं? जिनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है विद टाइम और यू कैन से फ्रीक्वेंसी. बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड कैसे लिंक्ड है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड और वाइस वर्सा. तो इसमें क्या हो जाएगा? मेरे पास करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी विद
टाइम। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं एसी जनरेटर इन डिटेल। एसी जनरेटर क्या था? जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता था। एंड ये ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस करता है? ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मेरा मतलब क्या है यहाँ पर? इंड्यूस्ड करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या रहता है। प्रिंसिपल क्या रहता है मेरे पास एसी जनरेटर का? बेसिकली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने इंटायर चैप्टर 6 में पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता था बेसिकली? कि अगर किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था तो उसकी वजह से उस सर्किट में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होती थी जिसको हम बोलते थे इंड्यूस ईएमएफ। एंड उसी सर्किट में एक करंट प्रोड्यूस होता था ड्यू टू दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दैट वाज नोन एज इंड्यूस्ड करंट, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, हमने मेथड्स पढ़े थे ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। उसमें से एक थर्ड मेथड मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर देखिए फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। हमने 3 मेथड्स पढ़े थे फ्लक्स को चेंज करने के लिए। या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं या फिर हम एरिया को चेंज कर सकते हैं। एरिया को चेंज करके हमने डेरिवेशन प्रूफ करी थी मोशनल ईएमएफ की, राइट। एंड मैंने आपको उस टाइम पर बोला था कि हम थीटा को वेरी करके भी फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वो कंसेप्ट यूज करेंगे एसी जनरेटर्स में कि अगर मैं इसकी रोटेशन करती हूँ यानी कि थीटा को बदलती हूँ तो उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा। एंड इस फ्लक्स की वजह से इस पूरे सर्किट में इंड्यूस हो जाएगा एक EMF which is known as induced EMF and उसकी वजह से एक करंट इंड्यूस्ड होगा that is known as alternating current। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या लगा है? ये बेसिकली मैंने 2 डायग्राम्स जो यहाँ पर बनाए हैं, ये 2 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन एंड सेकंड सिचुएशन, ये हम वर्किंग में डिस्कस करेंगे। पहले आप देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लगा हुआ है इसमें। सबसे पहले यहाँ पर लगे हैं 2 बार मैग्नेट्स ऑफ ऑपोजिट पोल्स, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ये जनरेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 टेस्ला। एंड इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे निकलती हैं? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड इसमें लगा है एक आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल क्या होता है? एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर हमने क्या किया है? कॉपर वायर को वाउंड करवाया है। आप देखना चाहेंगे कैसे? चलिए देखिए, सपोज मेरे पास ये कोई सॉफ्ट आयरन है, इसके ऊपर अगर मैं कोई वायर लेके इसके एंड पॉइंट्स पर यानी कि ऐसे वाउंड करवा दूं तो मेरे पास ये आर्मेचर कॉइल बन जाएगा। कैसे वाइंड करवाना है इसको? कॉपर वायर को लीजिए, इसके कॉर्नर्स पे यहाँ पर वाउंड करवा दीजिए, बहुत सारी टर्न्स दे दीजिए इसको, तो इसको हम बोलेंगे आर्मेचर कॉइल। एंड जो इसकी ये वाली साइड है, दिस साइड इज नोन एज ए एंड बी। एंड इसकी जो बैकवर्ड साइड है, पीछे वाली साइड, इसको हम बोल रहे हैं सी एंड डी। ये आर्मेचर कॉइल कैसे प्लेस है? इन दोनों मैग्नेट्स के बिल्कुल सेंटर में प्लेस है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर हम सपोज कर रहे हैं कि ये नॉर्थ एंड साउथ पोल एक पेपर के प्लेन में पड़ा है, यहाँ पर बोर्ड पे एक प्लेन बना हुआ है, प्लेन में पड़े हैं ये दोनों मैग्नेट्स, तो इन प्लेन के परपेंडिकुलर मैं इस आर्मेचर कॉइल को प्लेस कर देती हूँ लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं जो इसकी रोटेशनल एक्सिस होंगी वो एग्जैक्टली सेंटर में से पास कर रही हैं। तो जिसके अक्रॉस ये रोटेट कर रहा है तो इसकी रोटेशनल एक्सिस परपेंडिकुलर होंगी टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड बाय दीज टू नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। उसके बाद इसमें क्या लगा हुआ है? तो आप देख सकते हैं इसमें 2 रिंग्स लगे हुए हैं, रिंग 1 एंड रिंग 2। This green one is ring 1 and the other green one is ring 2. ये rings क्या होते हैं basically? These are metallic hollow conductors which connect the armature coil. आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन हमने रिंग को दिया है like this. तो इस कॉइल के जो दोनों एंड्स हैं, एक एंड कनेक्ट है रिंग 1 को एंड दूसरा एंड दैट इज CD इज कनेक्टेड टू रिंग 2। जब मेरे पास ये कॉइल रोटेट करता है उसके साथ साथ ये रिंग्स जो हैं R1 एंड R2 ये भी क्या करेंगे? रोटेशन करेंगे, राइट। उसके बाद सर्किट में लगा है ब्रशेस B1 एंड B2। ये होते हैं कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस क्या करते हैं? देखिए, जो यहाँ से करंट इंड्यूस्ड हो रहा है इस सर्किट में, ये जो डायरेक्शन मैंने ग्रीन से बना रखी है ये करंट की डायरेक्शन बता रखी है। ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी कि ये करंट की डायरेक्शन कैसे आई।
अभी हम समझ लेते हैं ब्रशेस का काम क्या होता है। ब्रशेस का काम बेसिकली क्या होता है, करंट को इस लोड रेजिस्टर तक लेकर जाना। ये जो R लगा हुआ है सर्किट में, दिस इज नोन एज लोड रेजिस्टर्स। सो हमारे पास टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। इसमें 2 मैग्नेटिक पोल्स हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। एक आर्मेचर कॉइल लगा हुआ है, 2 रिंग्स लगे हुए हैं, 2 ब्रशेस लगे हुए हैं एंड एक लोड रेजिस्टर लगा हुआ है, दैट इज R। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर एक आप देख सकते हैं मैंने कनेक्ट किया हुआ है इसको लाइक दिस इज नोन एज रोटेशनल हैंडल। रोटेशनल हैंडल क्या करेगा, इसको अगर हम मैनुअली ऑपरेट करेंगे लाइक दिस, तो ये जो कॉइल है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। रोटेशन से मतलब क्या है, जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया है कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब मैं रोटेशन दे रही हूँ इसको, तो उसका मतलब क्या है कि मैं मैकेनिकल एनर्जी लगा रही हूँ। तो रोटेशनल हैंडल क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसी मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे एट द एंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम समझते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग में क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या है हमारे पास कि ये जो कॉइल है एग्जैक्टली बीच में पड़ा है नॉर्थ एंड साउथ पोल के, राइट। इनिशियल कंडीशन में ये परपेंडिकुलरली पड़ा हुआ है एंड एट दैट टाइम रोटेशनल हैंडल यूज करके मैं उसको घुमा रही हूँ क्लॉकवाइज। तो जब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगी तो आप देख सकते हैं जो ये मेरे पास आर्मेचर कॉइल पड़ा है, रोटेशनल हैंडल को मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज घूमने से क्या होगा, जो AB है वो पीछे चला जाएगा एंड CD जो है वो आगे आ जाएगा। कैसे, देखिए सपोज मेरे पास इनिशियल कंडीशन ये है, इस टाइम पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है हमारे पास, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ के बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से आ रही होंगी और बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी। तो इनिशियल कंडीशन पे हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड इसी मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करेंगे इसकी रोटेशन के थ्रू, जिसकी वजह से हमारे पास AC करंट प्रोड्यूस होगा। तो मैंने क्या करा है, इसको AB को फ्रंट साइड पे रखा हुआ है एंड CD को बैक साइड पे रखा हुआ है। अब मैंने हैंडल को घुमाया तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा लाइक दिस। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, जो मेरे पास AB यहाँ पे था फ्रंट साइड पे, वो पीछे वाली साइड चला जाएगा एंड जो CD बैक साइड पे था वो फ्रंट साइड पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, पहले इनिशियली हमारे पास AB फ्रंट साइड पे था, अब AB कहाँ चला गया है, बैक साइड पे चला गया है। CD जो बैक साइड पे था अब कहाँ पे चला गया है, फ्रंट साइड पे चला गया है। अब हम देखते हैं करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए जब हमारे पास स्टेज 1 थी और AB फ्रंट साइड पे था, AB फ्रंट पे था, CD बैक पे था एंड आउटर सर्किट से आप करंट देख सकते हैं। मैंने करंट की डायरेक्शन क्या बनाई हुई है, फ्रॉम B2 टू B1। एरोज को फॉलो कीजिए, एरोज कहाँ जा रही हैं, B2 से लेकर B1 पे। तो आउटर सर्किट में करंट जा रहा है फ्रॉम B2 टू B1। इस करंट की आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ने क्या बोला था कि आप अपनी फर्स्ट फिंगर को अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, फ्रॉम दिस साइड नॉर्थ टू साउथ, तो मैंने इसको अलाइन कर लिया लाइक दिस। अब हमने निकालना है करंट की डायरेक्शन, उसके लिए मुझे फोर्स पता होना चाहिए कहाँ पे है। अब मैंने आपको बोला था कि मैंने इस कॉइल को रोटेट किया है पीछे वाली साइड, तो फोर्स बैकवर्ड लग रहा होगा लाइक दिस। फोर्स लग रहा है बैक डायरेक्शन में एंड आप देख सकते हैं मेरी जो मिडिल फिंगर है वो पॉइंट कर रही है इन अपवर्ड डायरेक्शन। दिस मीन्स हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या है, लाइक दिस। यहाँ से करंट चलना शुरू होगा, यहाँ पर आएगा, उसके बाद यहाँ पर लाइक दिस, और मेरे पास टोटल सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन में जब AB फ्रंट पे था, CD बैक पे था एंड आउटर सर्किट में मेरे पास करंट कैसे फ्लो किया, B2 टू B1 एंड AB में कैसे फ्लो किया, फ्रॉम A टू B एंड CD में कैसे फ्लो कर रहा है, फ्रॉम C टू D। अब हम बात करते हैं सेकेंड सिचुएशन की। इस डायग्राम पे आ जाइए, देखिए इस डायग्राम में मेरे पास क्या हुआ, अब AB पीछे जा चुका है एंड CD आगे आ चुका है। तो इस कंडीशन में भी जब आप करंट की डायरेक्शन निकालेंगे इन दिस साइड, यहाँ पर आपके पास क्या है, अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है,
फोर्स अभी भी कहाँ लग रहा है, पीछे वाली साइड ही लग रहा है, तो करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड को आ रही है, लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, बेसिकली ये जो मेरे पास कॉइल है वो रोटेट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, लाइक दिस। रोटेशन हो रही है ड्यू टू दिस रोटेशनल हैंडल, जिसकी तरफ से मैं रोटेशन प्रोड्यूस कर रही हूँ। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, फोर्स बैकवर्ड लग रहा है, तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। बट यहाँ पर चेंज क्या है, अब देखिए CD आ चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम D टू C। एंड वहाँ पर जहाँ पे मैं पीछे बात करूँ, जहाँ पर AB पीछे पहुँच चुका है, उस कंडीशन में मेरे पास करंट कहाँ पे फ्लो कर रहा है, फ्रॉम B टू A। आप देख सकते हैं B टू A। एंड आउटर सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम B1 टू B2। आउटर सर्किट में करंट फ्लो करेगा फ्रॉम B1 टू B2। अब इसको कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ पर हमारे पास जब AB था फ्रंट पे तो करंट की डायरेक्शन थी A टू B, यहाँ पर क्या हो गई है B टू A। यहाँ पर CD में करंट की डायरेक्शन थी C टू D, यहाँ पर क्या हो गई है D टू C। आउटर सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था फ्रॉम B2 टू B1 एंड यहाँ पर आउटर सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम B1 टू B2। यहाँ से हमें क्या पता चला कि हाफ रोटेशन के बाद करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है। हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ऐसे टाइप के करंट को जिसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है विद टाइम, उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। यही हमारा प्रिंसिपल था। एसी जनरेटर ने क्या प्रोड्यूस करना था, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ आ किसकी वजह से रही थी, फ्लक्स में चेंज की वजह से। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू एन बी डॉट ए। एन यहाँ पे मैंने क्यों लिया है, बिकॉज जो आर्मेचर कॉयल था उसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स थी, ठीक है। जब हम इस फॉर्मूला को खोलेंगे तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू एन, डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे जब हम तो आ जाएगा बी ए कॉस थीटा, एंड इस थीटा को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम टाइम के बेसिस पे क्यों जा रहे हैं, बिकॉज विद टाइम करंट की डायरेक्शन ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज होगी। अभी जब फॉर्मूला निकलेगा लास्ट में ईएमएफ का तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम थीटा को सब्सटीट्यूट करेंगे ओमेगा टी। थीटा यहाँ पे क्या रहता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा यहाँ पे क्या रहता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड टी इज द टाइम पीरियड। सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, फाई इज इक्वल्स टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला फ्लक्स का। अब ईएमएफ कैसे निकालेंगे हम, यूजिंग फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इंडक्शन को यूज करके हमारे पास आएगा ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इसमें आप फ्लक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाली, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए माइनस एन बी ए, एन बी ए सारे कॉन्स्टेंट्स हैं तो हम इसको डिफ्रेंसिएशन से बाहर लिखेंगे। अंदर आ जाएगा मेरे पास डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब देखिए कॉस ओमेगा टी की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ई एम एफ इज इक्वल्स टू माइनस एन बी ए ओमेगा। अब ये माइनस एन माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस इंटू साइन ओमेगा टी। ई एम एफ को अगर आप ई सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस, प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, प्लस ऑफ एन बी ए ओमेगा इंटू साइन
ओमेगा टी। अब इस साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? +1। साइन वेरीज बिटवीन +1 टू -1। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करूं साइन की तो वो +1 हो सकती है। जब मैक्सिमम वैल्यू पे साइन 1 हो जाएगा तो उस कंडीशन में मेरे पास ई की वैल्यू मैक्सिमम पे क्या आ जाएगी? NBA ओमेगा। अगर इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर यूज करूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का? E इज इक्वल्स टू ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। आप देख सकते हैं जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है वो डिपेंड कर रही है टाइम पे, डिपेंड कर रही है ना टाइम पे। सो दिस टाइप ऑफ ईएमएफ इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। इस ईएमएफ को क्या बोल रहे हैं हम? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका ग्राफ कैसा होगा? देखिए, एक्स एक्सिस पे लेंगे हम टाइम पीरियड को, वाई एक्सिस पे लेंगे हम ईएमएफ को। अब आप देख सकते हैं इसमें जो फॉर्मूला आ रहा है दैट इज साइन ओमेगा टी, मतलब ये जो वैल्यू है वो वेरी करेगी फ्रॉम +1 टू -1। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? साइन कर्व की तरीके से, लाइक दिस। ये जो पूरी साइन की कर्व है लाइक दिस, जब ये पूरा कर्व कवर होगा तो उस टाइम पे यहाँ पर मेरे पास टाइम पीरियड क्या है? t, यहाँ पर है 0। तो एग्जैक्टली बीच में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t/2। एंड इसका भी अगर हम हाफ लें, यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t/4। एंड यहाँ पर टाइम पीरियड हो जाएगा 3t/4, राइट। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ? विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस ईएमएफ विल बी वेरिंग। एंड इस ईएमएफ का यूज करके हम ऑल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे लिखते हैं हम? V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ। यहाँ पर V क्या है हमारे पास? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो करंट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? देखिए, करंट विल बी EMF डिवाइडेड बाय R। एंड EMF की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? EM इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, I इज इक्वल्स टू EMF की वैल्यू क्या आई है? EM इंटू साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। इस टाइम पे भी अगर मैं बोलूँ कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो मेरे पास जब मैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू को 1 सब्सटीट्यूट करूँगी तो I मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी EM बाय R। Using this value in this relationship, I will get I is equals to Im sin omega t। मतलब हमारा करंट भी वेरी कर रहा है विद टाइम एंड दिस करंट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ऑल्टरनेटिंग करंट का। अब जो हमने डायग्राम में यूज किया था एक हैंडल टू प्रोड्यूस मैकेनिकल पावर, आपको क्या लगता है एक्चुअल जो डैम्स में प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या वहाँ पे कोई पर्सन बैठ के उस हैंडल को हिला रहा होता है? नहीं। वहाँ पे क्या होता है? मैकेनिकल पावर कैसे प्रोवाइड होती है? जब बहुत हाइट से वाटर गिरता है हमारे पास उस पूरी मशीन पर, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस होती है। इतनी हाइट से जब वाटर गिर रहा है तो वो किसी फोर्स से गिर रहा होगा जिसकी वजह से कॉइल्स जो है वो रोटेट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट्स दैट इज AC, जिसकी सप्लाई आती है हमारे हाउसेज में। एंड दैट टाइप ऑफ जनरेटर्स आर नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। एंड समटाइम्स क्या होता है कि वाटर को हीट किया जाता है टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ स्टीम यूजिंग कोल और अदर सोर्सेज। उस टाइप के जनरेटर्स को हम बोलते हैं थर्मल जनरेटर्स। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट रिवीजन एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 6 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल दैट इज iWiz Education।